बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स का गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम ये बात करेंगे कि हमारे जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम में मौजूद हैं, क्या वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती जा रही है। चाहे हम बाबर आजम की बात करें या दीगर प्लेयर्स की बात करें जो कभी स्टार प्लेयर्स हुआ करते थे, बड़े दबंग तरीके से वो क्रीज पे खेला करते थे। आज हमें वो क्रिकेटर्स जो हैं वो कुछ डरे सहमे में नज़र आते हैं, बॉल पे अपना ज़्यादा वेट देते हैं, अब बॉल को उतने दबंग तरीके से बैट नहीं कर पाते। इसी तरह बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी हमारे जो मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं वो परफॉर्म करते नहीं नज़र आते। कभी कोई नया बॉलर परफॉर्म कर देता है, कभी कोई परफॉर्म करता है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलती। क्या वजह है सर, क्या कहते हैं? हमने अभी हालिया ये टेस्ट सीरीज़ साउथ अफ्रीका वाली इसमें देखा कि बाबर आजम जो कि इतने बड़े स्टार प्लेयर, इतनी फ्रेंचाइजीज से खेले हुए हैं, सारी चीज़ें, बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आता। और ये हमारे यहाँ बहुत अरसे से होता चला आ रहा है। बैट्समैन सीनियर होकर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, बजाय इसके कि वो मज़ीद ग्रूम हो, मज़ीद ज़्यादा मैच्योरिटी से बैटिंग करें, वो उल्टा बॉल से कुछ घबराने लग जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैच प्रैक्टिस की जो है ना वो कमी है आपका। जब आप खास तौर पे आउट ऑफ फॉर्म हो और आपसे रन नहीं बन रहे हो, मतलब फॉर्म जो है ना वो रन के पीछे ही होती है, तो आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मैचेस जो है ना वो खेलने होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है ना मोस्टली T20 क्रिकेट ही जो है ना वो खेल रहा है। सडनली हमारा फर्स्ट क्लास शुरू हुआ, काफ़ी प्लेयर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेला जाके। और आई थिंक इसी चीज़ का फुकदान है। उनको बेसिकली मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप ग्राउंड में खड़े होते हैं, किसी भी लेवल की क्रिकेट हो, वहाँ पर जब आपके बैट से रन बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंट है ना वो स्काई हाई हो जाता है। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली अच्छी सी अच्छी बॉल और बुरी सी बुरी बॉल को टैकल करने में कामयाब होते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस ही शेकी हुआ होता है तो आप बुरी से बुरी बॉल भी जो है ना आपसे नहीं खेली जाती। हमेशा बैट्समैन के साथ प्रॉब्लम ये है कि बैट्समैन के पास सेकंड चांस नहीं है। एक अच्छी बॉल पड़ी, एक आपकी गलती हुई, यू आर आउट एंड देन यू आर गॉन। अब ये वो चीज़ें जो बेसिकली आपको ओवरकम करनी पड़ती हैं और ये समझना पड़ता है कि ये मैच प्रैक्टिस से जो है ना वो जाएगी। दूसरा ये है कि जी कितना जो है ना वो आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको बैक कर रही है, कितना आपको वो कॉन्फिडेंट दे रही है, कितना आपको ये बता रही है कि हाउ मच यू आर रिक्वायर्ड इन आवर बेसिक सिस्टम। अगर पीछे से उनको ये इनसिक्योरिटी हो कि उनको ये नहीं पता कि वो कल जो है ना ये अगली टीम में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो और ज़्यादा शेकी हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं उनके साथ यही मसला है। आप टॉप ऑर्डर से देखें और नीचे तक जाएं कि कौन ऐसा प्लेयर्स हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने मैच प्रैक्टिसेस उनको फॉर्म आउट होने के बाद जो है ना वो मिली है, कितनी लीग्स जो है ना वो जाके जो है ना वो खेल रहे हैं। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब जो क्रिकेट है ना या कोई भी स्पोर्ट्स है वो साइंस बन गई है। एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होती है जिसके अंदर बॉलर्स की प्लस पॉइंट, बैट्समैन का नेगेटिव पॉइंट टीमें जो है ना वो एनालाइज करती हैं और वो यही देखती हैं कि किस तरीके से हमने किसको कहाँ पर और क्यों आउट करना है। हमारे जो प्लेयर्स हैं जब वो नए आते हैं तो वो जारी बात है वो एक्सपोज नहीं होते इन सारी चीज़ों से। जैसे ही वो 20-25 इनिंग्स खेल लेते हैं तो वो पूरा सिस्टम के अंदर उनका डेटाबेस आ जाता है। उनको पता चल जाता है कि ये कवर ड्राइव में बुरा है, ये सीधी बॉल में बुरा है, ये फलाना है। अगर आपको एक ज़माने में याद होगा तो रोहित शर्मा को एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जिस वक्त कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर इन स्विंग करता था तो वो उससे रन नहीं बन रहे थे और वो सबको पता चल गया था कि भाई ये रोहित शर्मा की कमजोरी है। एंड देन व्हाट दे डिड इज बेसिकली दे गिव देम अ ट्रीटमेंट। किस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा को ट्रेनिंग कराई, किस तरीके से रोहित शर्मा ने उसके ऊपर काम किया। हम बीइंग अ बैट्समैन कितना अपनी गलतियों के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं और कितना हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं। अब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आते हैं, कहा यह जाता है उनसे लेफ्ट आर्मर नहीं खेला जाता। रिजवान बैटिंग करने के लिए आता है, उनसे कहा जाता है कि जी वो इन स्विंगर जो है ना फास्ट बॉलर को जो है ना वो नहीं खेल पाते। अब ये वो एनालाइजिंग है
जो बेसिकली हर एक आदमी, हर एक टीम को जो ना वो पता चल गई। ऑफ कोर्स दे आर अ स्टार प्लेयर, दे यूज्ड टू बी बैडमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली दे बीन एक्सपोज्ड टू मच कि अब यहाँ हर वो टीम वही प्रैक्टिस अपनाती है जहाँ बाबर आजम आते हैं वहाँ लेफ्ट आर्मर लगा दी जाती है। अब अपनी गलतियों को रिमूव करने के लिए उनको बेसिकली जो ना कंटिन्यू जो ना नेट्स में जाके लेफ्ट आर्मर को खेलना पड़ेगा, और दूसरा जाके मैचेस खेलने पड़ेंगे जहां पर उनका रन बने, और रन बनने के बाद उनका कॉन्फिडेंस जो ना वो वापस आए। बाबर आजम को अब आगे टीम में देख रहे हैं या सरफराज की तरह बाबर आजम को भी आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर करके फिर आउट कर दिया जाएगा? देखिए, बाबर आजम को आउट किया जाए या ना किया जाए, इसका सबसे बड़ा एक्चुअल जो जवाब है वो बाबर आजम के पास खुद है। इवेंचुअली उनको रन बनाने पड़ेंगे। नाम लेके यार आप टीम के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़े से बड़े प्लेयर क्यों ना हो। नाम के लिए उन्होंने द व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट डिड इज बेसिकली गिव देम एन चांस। अगर आपको याद हो लास्ट वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर भी उनको पूरा चांस दिया गया, ही वाज अनएबल टू परफॉर्म। अब नॉर्मली कोई यंगस्टर होता तो वो बाहर बैठा हुआ होता, फिर भी इनको जो ना साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ इनको जो ना चांस दे गया। अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, 20-22 रन बनाए, पहली इनिंग में आउट हो गए, दूसरी इनिंग में 43 रन बनाए और आउट हो गए। ये वो बेसिकली चीज है जो उनको एक बड़ी इनिंग जो ना वो खेलनी पड़ेगी अपने चांसेस, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और कब तक आप बाबर आजम नाम लेकर जो ना टीम में सरवाइव करेंगे, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर हारिस रऊफ के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि लास्ट एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस के बाद से बड़े सवालात उठे। हालांकि लास्ट ओवर किसी से भी बुरा हो सकता है, हमने पहले शाहीन आफरीदी से भी यही गलतियां होते देखी हैं। इसी तरह इंडिया के खिलाफ मैचेस में और या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम हारे हैं, एक ओवर की वजह से हारे। हम सलीम जाफर से देखते चले आ रहे हैं, एक ओवर में 18 रन पड़े, टीम 18 रन से हार गई, कैरियर ही डार्क हो गया बॉलर का। क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया के खिलाफ जब भी आपका मैच होता है तो वहीं से हीरो बनते हैं और वहीं से जीरो बनते हैं। अगर आपको याद है सलमान बट कहाँ से हीरो बने थे, नासिर जमशेद कहाँ से हीरो बने थे, ये वो सारे सलीम मलिक कहाँ से हीरो बने थे, जावेद मिर्जाद कहाँ से, अब्दुल कादिर, इनफैक्ट शोएब अख्तर कहाँ से हीरो बना था। इंडिया के साथ जो है ना सबसे बड़ा जो है ना ड्रॉबैक हमारे साथ यही है, हम यहीं से हीरो बनते हैं और यहीं से जीरो बन जाते हैं। आप देखें हारिस रऊफ को जो ना बेसिकली चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके पास रॉ स्पीड है बट उसके पास जो है ना वो मूवमेंट नहीं, एक स्पीड है और एक स्लो डिलीवरी है। टोटल अगर आप हारिस रऊफ का जो ना वो स्ट्रक्चर देखें तो वो इन्हीं दो वेपन्स के ऊपर जो ना वो काम कर रहा है। ये वेपन्स के अलावा भी उसको काम करने पड़ेगा। आप स्लो डिलीवरी से और स्पीड के ऊपर जो ना से कोई नहीं डरता। हर एक आदमी जो ना वो प्रैक्टिस करके आ था, और खासतौर पे अब बिगर टीम लाइक इंग्लैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सारी जो ना इतनी ओवर प्रैक्टिस करके आती हैं और इतनी लंबी इनकी बेंचेस बैठी हुई होती हैं कि उनको पता है कि भाई आज बाहर निकलेगा, मेरी जगह जो है ना दूसरा जो है ना वो आ जाएगा। तो वो इतना काम करती हैं अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग के ऊपर कि इवेंचुअली उनको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको अपने अंदर जो है ना वो आर्ट पैदा करनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो लास्ट सीजन शाहीन से भी जो ना वो बॉलिंग गलतियां हुई थी और वो ही वाज अनेबल टू टेक विकेट। उसने अपनी जो ना नई एक बॉल जो ना प्रोड्यूस की है और वो बेसिकली नेट में ही आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई बॉलर अगर लूज बॉलिंग करा देता है ना लास्ट ओवर में या उसकी वजह से टीम जीत जाती है तो सबसे पहले तो उस पर इल्जाम लगता है कि स्पॉट फिक्सिंग हो गई होगी, मैच फिक्सिंग होगी, वो पैसे खा लिए होंगे। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि अब वो ज़माना है कि जहाँ पर जो ना आपका स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर जो ना वो काम हो रहा हो या विनिंग और लूजिंग के ऊपर काम हो रहा हो। अब तो फैंसी होती है बेसिकली। अब वो चक्कर ही नहीं है कि आप मैच जीतने या मैच हारे और उसके ऊपर आपको कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। टोटल गेम जो है ना फैंसी के बॉल टू बॉल, यानी बॉल टू बॉल गेम हो रहा था। उसके अंदर कहीं भी शामिल नहीं होता कि पाकिस्तान जीतेगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इंडिया जीतेगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे। एक सर्टन रेट जो है ना, और सबको पता है कि लेट्स से कि इफ आई एम अ क्रिकेटर, आई नो पाकिस्तान और इंडिया खेलेगी तो 70% इंडिया के जीतने के चांसेस हैं, 30% पाकिस्तान के जीतने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी चांसेस पता लग जाते हैं। तो इसलिए जो बॉल टू बॉल हो रहा होता है उस पे जो लोग लगाते हैं, इतनी एप्स हैं और चीज़ें, उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बहरहाल सर मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और ख़ासतौर पे हम वेटरन क्रिकेट पे भी बात करेंगे क्योंकि अब आने वाले जो है कुछ टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वेटरन क्रिकेट के हवाले से। पहले भी आपने जो है वो ओवर 40 ग्लोबल कप में जो है वो न सिर्फ पार्टिसिपेट किया था बल्कि कामयाबी दिलाई थी। उसके हवाले से बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील, नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अब कुछ वेटरन क्रिकेट पे बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान में वेटरन क्रिकेट को कुछ अरसे से काफ़ी फ़रोग मिला है, बहुत से लोग इसमें सामने आए हैं और वो प्लेयर्स जिनको समझा जाता था कि शायद अब वो क्रिकेट के मैदान में नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं या सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, उनको खेलने का मौका मिलता है। ओवर 40, ओवर 50, ओवर 60 ये तमाम टूर्नामेंट्स जो है पूरी दुनिया में मुनक्किद किए जाते हैं। हमने देखा कि पिछले सालों में पाकिस्तान ने ओवर 40 ग्लोबल कप, जो कि तकरीबन एक तरह वेटरन क्रिकेट में वर्ल्ड कप की हैसियत रखता है, उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और बड़ी बड़ी टीमों ने यहाँ आके नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है वो मैचेस खेले थे। अब ये फिर टूर्नामेंट होने जा रहा है। रिसेंटली इस पर बहुत से मुआहदे भी हो चुके हैं, इसकी ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। और जुनैद खलील नैनीताल वाला पहले भी इस ओवर 40 ग्लोबल कप में परफॉर्म कर चुके हैं, मैन ऑफ द मैच तक रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर, क्या पोजीशन है वेटरन क्रिकेट की और क्या होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, अगेन जो 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 क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके यहाँ जो खेलने वाले हैं उनका क्रेज जो है ना वो लाइफ टाइम तक जो है ना नहीं ख़त्म होता। इनफैक्ट आपने 60 बोला, तो बेसिक प्लानिंग जो है ना वो 70 की हो रही है, ओवर 70 की हो रही है। तो बेसिकली आप सोचें कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मुझे तो लगता है कि ये अगर लोगों की हिम्मत फिटनेस जो ना रही तो हम 80 तक भी जो है ना वो लोग क्रिकेट जो है ना वो खेल लेंगे। ओवरऑल इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग एंड वेरी हैक्टिक प्रोसीजर, और जो बेसिकली अपनी फिटनेस कायम रखते हैं, जैसे हमने मिसबा के साथ खेला, हमने देखा कि भाई even at an age of 47 48 he's very 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 fit. in fact ऐसे लड़के जो बेसिकली रिसेंटली 40 कन्वर्ट हुए थे और उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी फिटनेस जो ना वो मिसबा की थी, जो ना मौजूद थी। सेम इसी तरीके से हमने समी को देखा बॉलिंग कराते हुए कि अभी भी उनकी बॉल के अंदर वही नेप, वही स्पीड, वही सारी चीज़ें जो ना वो शामिल हैं। हमने जो ना हसन रज़ा को बैटिंग करते हुए देखा, हमने अब्दुल रज़ाक की हिटिंग जो ना वो देखी कि जी मतलब आपका 45 ओवर्स के अंदर उसने तकरीबन 190 रन का जो ना एक स्कोर जो ना वो किया ना। तो ओवरऑल ये वो क्रेज़ है जो आगे तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और आई डोंट थिंक सो कि जो ना ये कहीं जो ना वो रुकने वाला है। हाँ, अगेन इट्स वेरी अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। थोड़ा आपका स्पॉन्सरशिप मिलना और इस किस्म के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल ऐसे लोग जो ना वो कराची पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ऐसे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो इस बेसिकली इस किस्म की एसोसिएशंस को रन कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली दोबारा एक टूर्नामेंट जो है ना वो अभी ऑर्गेनाइज होने के लिए जा रहा है आपका नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर ही, और वो आई थिंक T20 है और ओवर 40 ग्लोबल कप है। 40 जो ना वो कप है। आई होप के पहले आपने 45 ओवर्स का खेला था, अभी T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। पाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है और पूरी दुनिया से जिस तरह पहले टीमें आई थी वही टीमें दोबारा से आएंगी। लास्ट टाइम जब आपने ओवर 40 ग्लोबल कप खेला, उसमें सबसे मुश्किल टीम आपको कौन सी लगी? वो जो कप था उसमें सबसे मुश्किल जो टीम थी ना वो वेदर था, कि आपका जो उस टाइम के ऊपर वेदर का जो इम्पैक्ट था। गर्मी में 45 ओवर 45 ओवर का मैच था और 45 डिग्री जो ना वो चल रहा था। और आप सोचें कि इस 45 डिग्री के अंदर जो ना 45 ओवर खड़े होना 40 साल के बुजुर्गों के लिए जो ना कितना मुश्किल, 40 साल के लड़कों के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल काम था। बट हाँ, आई थिंक यूएसए बहुत अच्छा खेली थी, यूएसए बहुत अच्छा खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेल रही थी, वेस्ट, आई थिंक सारी टीमें वॉज प्रिपेयर्ड, सब ने अच्छा क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेटली बेसिकली हर टीम के अच्छे प्लेयर्स थे, बट ऑन द टाइम डिलीवरी करना और गर्मी को बर्दाश्त करना, हमें फ़ायदा ये था कि हम थोड़े से होम कंडीशंस के अंदर खेल रहे थे और हमारा ग्राउंड एक था, बाकी सारी टीमें रिवॉल्व कर रही थी, हमें नेशनल बैंक में ही खेलना था, तो बाकी सारी टीमें अलग अलग ग्राउंड्स में जाके खेल रही थी। एंड प्लस वी हैव फॉर्चुनेट ऑफ लीडरशिप ऑफ सीनियर्स, और जो हमारे रीसेंट वेटरन क्रिकेट के फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो भी सारे जो ना टॉप क्लास थे। तो सिर्फ हमारा एक ही मैच थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, अदर देन हमने सारे मैचेस वन साइडेड इजीली जीते थे। अच्छा सर, जब क्रिकेट दुबई या शारजा में होती है वहाँ भी तो बहुत गर्मी होती है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेटिंग नेशंस आके खेल रही होती हैं, तो अगर आने वाले दिनों में ये सीरीज दुबई या शारजा में रखी जाएगी तो फिर क्या खेलना और मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अब यंगस्टर्स की जो ना बर्दाश्त अलग होती है, आपका 40 के ऊपर आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है।
इनफैक्ट 45 ओवर्स के कुछ मैचेस तो ऐसे थे हमारे जो बैक टू बैक खेले गए थे, यानी मीन्स एक दिन एक खेला, दूसरे दिन दूसरा खेला। और कुछ मैचेस ऐसे थे जिसके अंदर हमें एक दिन का जो ना वो रेस्ट मिला हुआ था। तो बेसिकली बॉडी का रिएक्ट करना इस टेम्परेचर के अंदर बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोग कंटिन्यू जो ना प्रोफेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे, और ना ही हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं कि हम कंटिन्यू अपनी बॉडी का ख्याल रख सकें, जिम जा सकें, आइस बात दे सकें अपने आप को किसी ना किसी तरीके से। बट ओवरऑल जो भी फैसिलिटीज़ टाइम के ऊपर हमें प्रोवाइड की गई, आई थिंक आप समझें कि द वेटरन क्रिकेट असिस्टेंट हायर्ड लाइक समथिंग अराउंड 10 फिजियो, और वो सब के सब ऐसे हालात था कि उनके वो फिजियो करानी पड़ गई थी, क्योंकि लड़कों को रिपेयर करके वापस ग्राउंड तक लेकर आना जो है ना बहुत मुश्किल काम था। तो इस दफ़ा डे एंड नाइट खेला जाएगा, यानी नाइट मैचेस खेले जाएंगे T20 जिस तरह PSL होता है और ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, कुछ मैचेस डे में खेले जाएंगे, कुछ मैचेस नाइट में खेले जाएंगे, मिक्स करके जो ना पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग क्रिकेट अगेन। ठीक है। तो दूसरे मुल्कों से जो टीमें आती हैं उसमें भी क्या अच्छे प्लेयर्स मौजूद होते हैं या एवरेज टीमें होती हैं? वेस्ट इंडीज़ की जो टीम आई थी उसके अंदर जो ना वो 2 इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर्स जो ना वो खेल रहे थे, मुझे इनफैक्ट उनका नाम याद नहीं। यूएसए की तरफ से जो टीम आई थी उसके अंदर 4 या 5 जो ना वैसे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तान से जो ना वो 50-50 60-60 फर्स्ट क्लास मैचेस जो ना वो खेल कर गए हैं। इसी तरीके से जो हांगकॉन्ग से टीम आई थी उनके यहाँ भी जो ना इसी तरीके के जो ना प्लेयर्स थे। ऑस्ट्रेलियन जो ना वो प्योर जो ना वो वेटरन क्रिकेट थी, और वो भी मतलब दे आर वन ऑफ द फिटेस्ट टू द फिट जो ना वो थे। इनफैक्ट वी सीन के लॉट ऑफ अब 40 जो ना वो ग्राउंड के अंदर डाइवे मार रहे हैं, जो हमारे लिए भी मोटिवेशन थी और दूसरा चैलेंजिंग मार्क था कि यार इनको कैसे पकड़ेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब चूंकि ये टूर्नामेंट जो है ना आने वाला है, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें फाइनेंशियली प्लेयर्स को कितना फ़ायदा होता है ये मैचेस खेल के? देखिए, फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे जो ना वो प्लेयर्स को मिलते नहीं हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ आप रुपीज़ कैलकुलेट करें स्टार प्लेयर्स को छोड़कर। बट ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनकी रिकग्नाइजेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर लीग्स होती हैं उनके अंदर उनकी अच्छी जो है ना वो उनको पे जो है ना वो मिल जाती है, और उसका फ़ायदा उनको ये होता है कि वहाँ पर उनको अच्छी जो है ना पर मैच जो है ना फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, इस 15-20 दिन के अंदर उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, अच्छे ट्रेनर्स उनके साथ अटैच किए जाते हैं, अच्छे कोचेज़ उनके साथ अटैच किए जाते हैं, अच्छे बड़े प्लेयर्स जो पाकिस्तान के साथ खेलें। जैसे इस दफ़ा जो हमने न्यूज़ भी देखी जिसके अंदर शोएब मलिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप सोचें कि एक प्लेयर जिसका ड्रीम हो पाकिस्तान खेलने का और वो नहीं खेल सका किसी तरीके से, तो उसको वेटरन क्रिकेट के अंदर खेलने का मौका मिला, और वहाँ पर आप प्लेयर लाइक शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, मिसबा अगर आपके साथ खेल रहे हैं, तो एक तो आपकी ग्रूमिंग भी हो जाती है और दूसरा आपका एक ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती है। सर इस दफ़ा क्या चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान के, और क्या मुकाबले कैसे होने जा रहे हैं? लेकिन T20 जो ना इट्स अ शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ अ गेम। शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर कोई भी 2 अच्छे प्लेयर, अच्छे 2 बॉलर जो ना मैच पूरा जो ना तब्दील कर सकते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग दैट पाकिस्तान विल डोमिनेट, बट यार होम ग्राउंड है, होम सीरीज़ है, हमारे पास फैसिलिटीज़ बाकी टीमों से ज़्यादा होंगी, और ऑटोमेटिकली हमारे स्टार प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। तो आई होप कि हम लोग जो है ना वो अच्छा पार्टिसिपेट करें और अच्छे तरीके से खेलें। और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की वेटरन क्रिकेट वैसे भी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से थोड़ी सी बेहतर है कंपेरेटिवली। अभी हम 50 का वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने के लिए गए, उसके अंदर हम ने मतलब इनफैक्ट आई थिंक दैट्स द ओनली इवेंट वेयर वी एक्चुअली बीट इंडिया, और उसके बाद हमने वो ट्रॉफी भी जीती और वो भी लेकर आए। तो ओवरऑल हमारी वेटरन क्रिकेट जो है ना वो काफ़ी मोटिवेटेड है और काफ़ी ग्रूम है और बहुत ज़्यादा खेली जाती है। सर हमारे देखने वालों को जो ओवर 40 क्रिकेटर्स हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे वेटरन क्रिकेटर्स को? भाई मेरा कहना ये है कि यू शुड नेवर गिव अप, और योर ड्रीम कैन कम ट्रू। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। बहुत शौक था मुझे पाकिस्तान का स्टार पहनने का, और अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त जो ना वेटरन क्रिकेट में दी, और फिर वहाँ परफॉर्म करने में भी कामयाब हो गए। वो प्लेयर जिनको हम टीवी में देखा करते थे उनके साथ खेलने का मौका मिला, उनके साथ ड्रेसिंग रूम हमने शेयर किया, उनके साथ बैटिंग की, और इनफैक्ट उनसे अवार्ड्स जीते। तो ओवरऑल आई थिंक कि अगर आप ईमानदारी से और सच्चे दिल से किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो वो कुछ ना किसी तरीके से वो पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे आज का ये जो पॉडकास्ट है ये अपने अख्ताम पर पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कुछ मज़ीद
नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जुनैद खलील नैनीताल वाला और मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।